हेलो गाइस, हैव ए नाइस डे। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की संरचना। यहाँ पर हम पृथ्वी के भूगर्भ में किस तरह की बनावट है, उसे कितने भागों में बांटा गया है, इस बारे में परिचय कराने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख लें, ये एक पृथ्वी का ही एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, एक खंड है। ये बिंदु जो है पृथ्वी के केंद्र को प्रदर्शित कर रहा है और ये भूपटल की ऊपरी परत को प्रकट कर रहा है। तो पृथ्वी के को कितने भागों में बांटा गया है, इसको क्रम से देख लें। पृथ्वी के सबसे ऊपर का भाग जो है ये क्रस्ट कहलाता है। इसको अर्थ क्रस्ट या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। इसकी मोटाई 5 से 40 किलोमीटर के बीच में होती है। पृथ्वी की क्रस्ट पर कुछ भाग में समुद्र होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया हुआ है, और कुछ भाग में भूखंड होता है। तो जिस स्थान पर भूखंड है वहाँ पर इसकी मोटाई ज़्यादा होती है और जिस स्थान पर समुद्र है वहाँ पर इसकी मोटाई कम होती है। इसीलिए क्रस्ट की मोटाई में जो वेरिएशन है वो 5 से 40 किलोमीटर का रखा गया है। क्रस्ट के ठीक नीचे हमारा मेंटल होता है। मेंटल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक तो अपर मेंटल और ये दूसरा भाग लोअर मेंटल। ये अपर मेंटल का पोर्शन है, ये लोअर मेंटल का पोर्शन है। इसकी कुल मोटाई जो है ये हमारी 2900 किलोमीटर के बराबर है, जिसमें दोनों पोर्शन आ जाते हैं, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। ये दोनों पोर्शन के बाद फिर आता है हमारा आउटर कोर। ये आउटर कोर है जिसकी कुल मोटाई जो है यहाँ से यहाँ तक ये हमारी 2200 किलोमीटर के बराबर है। और इसके बाद आता है इनर कोर, भीतरी कोर। तो जो इनर कोर है इसकी मोटाई 1290 किलोमीटर है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1290 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये हमारी पृथ्वी के भीतर जिन खंडों में पृथ्वी को विभक्त माना गया है उनके हमने परिचय कराए, नाम बताए। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी देख लें क्रम से। ये जो क्रस्ट है पृथ्वी की, ये मुख्य रूप से सियाल चट्टानों से मिलकर के बनी है। ये ठोस पदार्थ है, भंगुर पदार्थ है, और इसमें सियाल चट्टान का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम। यहाँ पर जो मैदानी भाग होता है इसमें अपेक्षाकृत हल्की चट्टानें होती हैं, और जो समुद्र की चट्टानें हैं ये अपेक्षाकृत इससे भारी होती हैं। इसके बाद हमारा आता है मेंटल। तो मेंटल वाले पोर्शन में हमारी सीमा चट्टानें पाई जाती हैं। सीमा चट्टान का अर्थ होता है सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये सिलिका और मैग्नीशियम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सीमा चट्टान बनती है। तो सीमा चट्टानें अपेक्षाकृत तुम्हारी सियाल चट्टानों की अपेक्षा भारी होती हैं, इसलिए इनका घनत्व यहाँ पर ज़्यादा होता है। मेंटल के नीचे जो हमारा आउटर कोर है, आउटर कोर के भाग में निकेल और आयरन की अधिकता होती है। निकेल और Fe, तो Ni और Fe को मिलाकर के नाइफ शब्द बनता है। तो इन चट्टानों को नाइफ चट्टान भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ये चट्टानें द्रव अवस्था में होती हैं, लिक्विड स्टेट में होती हैं। और इसके नीचे वाले पोर्शन में इनर कोर जो है इसमें यही चट्टानें यहाँ पर भी होती हैं, नाइफ चट्टानें। और इन चट्टानों में दाब अधिक होने के कारण यहाँ पर दाब जो है 4 मिलियन एटमॉस्फेयर के बराबर पहुंच जाता है, जिसके कारण ये द्रव जो है फिर से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इनर कोर हमारा ठोस अवस्था में है, आउटर कोर हमारी लिक्विड स्टेट में है। इसके ऊपर है लोअर मेंटल और ये है इसके ऊपर अपर मेंटल और ये। अब इसके बाद इसमें हम और देखते हैं कि
टेम्परेचर में वेरिएशन किस प्रकार से होता है। पृथ्वी की सतह पर का टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस औसत माना गया है। तो ये पृथ्वी की सतह पर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिखा हुआ है। इसके बाद क्रस्ट के तली में जो टेम्परेचर है 1000 डिग्री सेल्सियस के बराबर पहुंच जाता है क्रस्ट। और इसके बाद मेंटल के बॉटम में यानी आउटर कोर के ठीक ऊपर जो टेम्परेचर है 3900 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इसके बाद पृथ्वी के केंद्र पर जो टेम्परेचर है वो 5200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टेम्परेचर ऊपर से नीचे को बढ़ता चला जाता है और बढ़कर के 5200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। टेम्परेचर में वेरिएशन किस दर से होता है, तो टेम्परेचर में वेरिएशन की दर जानने के लिए हम इस पोर्शन में देख लेते हैं। रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर अप टू 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर की गहराई तक जो है टेम्परेचर किस दर से बढ़ता है, 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट 300 किलोमीटर की गहराई तक जो टेम्परेचर बढ़ता है वो 20 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से बढ़ता है। इसके बाद और गहराई में जाने पर टेम्परेचर में जो वृद्धि की दर है ये कम हो जाती है, यानी अब इसके नीचे जो है टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की दर से ही केवल बढ़ता है। लेकिन गहराई पर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है परंतु उसकी दर जो है थोड़ी स्लो हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ करके हमारा कोर में अधिकतम हो जाता है, इनर कोर में। तो टेम्परेचर में ये वेरिएशन की दर के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जमीन के अंदर प्रवेश करने पर डेंसिटी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो डेंसिटी जो है हमारी क्रस्ट वाला जो पोर्शन है, इस भाग में हमने इसको आयत के रूप में भी दर्शाया हुआ है इनके खंडों को। जैसे यहाँ पर क्रस्ट है, ये अपर मेंटल का पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा लोअर मेंटल का पोर्शन है, ये है आउटर कोर का है, ये इनर कोर का है। तो प्रत्येक भाग में देखिए क्रस्ट की जो एवरेज डेंसिटी है वो 1.5 ग्राम पर सीसी के बराबर मानी जाती है या इतनी पाई गई है। क्रस्ट के बाद अपर मेंटल जो हमारा पोर्शन है, अपर मेंटल की जो डेंसिटी है वो 3.7 से 4.7 ग्राम पर सीसी के बराबर है। लोअर मेंटल में जो डेंसिटी है वो 5.6 ग्राम पर सीसी के बराबर पहुंच जाती है। लोअर मेंटल के बाद नीचे आउटर कोर में पहुंचने पर आउटर कोर की डेंसिटी जो है एवरेज वो 9.8 से लेके 12 ग्राम पर सीसी तक प्राप्त होती है। और इसके नीचे जो इनर कोर का पोर्शन है, इनर कोर में डेंसिटी यही बढ़कर के 13.5 ग्राम पर सीसी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं डेंसिटी में जो परिवर्तन है वो बहुत तेजी से होता है। टॉप में 1.5 ग्राम पर सीसी है और तली में जाकर के 13.5 ग्राम पर सीसी के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब इसका कि हमारे पृथ्वी का केंद्र जो है सेंटर पोर्शन ये बहुत भारी होता है। तो ये हमारा डेंसिटी में वेरिएशन हो गया। ये इधर टेम्परेचर में वेरिएशन हमने बता दिया। प्रत्येक भाग की मोटाई अलग अलग हमने बता दी। क्रस्ट 5 से 40 किलोमीटर तक है और अपर मेंटल और लोअर मेंटल मिलाकर के ये 2900 किलोमीटर है। आउटर कोर हमारी 2200 किलोमीटर है और इनर कोर 1290। तो ये प्रत्येक भूखंड की अलग अलग गहराई हो गई। अब इसके बाद हम एक देखते हैं कि इस पृथ्वी के अंदर की संरचना को कितने जोन में बांटा गया है। तो इसके जोन में बांटने का जो क्रम है वो इस तरह से देखें। पृथ्वी का जितना क्रस्ट है ये पूरा क्रस्ट और अपर मेंटल का ऊपरी भाग, ऊपरी वो भाग इसमें सम्मिलित कर लेते हैं जो लगभग ठोस अवस्था में होता है। क्योंकि यहाँ पर अपर मेंटल तुरंत सेमी सॉलिड नहीं हो जाता, इसका कुछ ऊपरी सिरा ठोस रहता है। तो वही ठोस भाग जो है इसमें सम्मिलित करते हुए ये कुल भाग जो है लिथोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। लिथोस्फीयर के ठीक नीचे 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर की गहराई तक की मोटाई का जो भाग है वो एस्थेनोस्फीयर कहलाता है। एस्थेनोस्फीयर, इसकी मोटाई हमारी 80 किलोमीटर से लेके 200 किलोमीटर तक होती है। और इस एस्थेनोस्फीयर के ठीक नीचे का भाग
लोअर मेंटल के बॉटम तक या आउटर कोर के ऊपर तक, इस पूरे भाग को जो है मीसोस्फीयर कहते हैं, मीसोस्फीयर। और इसके नीचे आउटर कोर और इनर कोर के सम्मिलित भाग को हम बैरी स्फीयर या इंडो स्फीयर कहते हैं। इसको हम बैरीज स्फीयर भी कह सकते हैं और इंडो स्फीयर भी कह सकते हैं। इस तरह से ये हमारा पृथ्वी के अंदर की संरचना को 4 जोन में बांटा हुआ है, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, मीसोस्फीयर और बैरीस्फीयर या इंडोस्फीयर। तो ये तो हमारे इसके जोन हो गए। जोन के बाद अब एक आती है डिसकंटिन्यूटी। तो डिसकंटिन्यूटी के बारे में पहले हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे कि डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है। जब कभी भी पृथ्वी की सतह से भूकंप तरंगें या कोई दूसरी तरंगें पृथ्वी के अंदर प्रवेश करती हैं, तो जब इनको माध्यम एक ही समान मिलता है, एक जैसा माध्यम मिलता है, तो इसकी वेग समान बना रहता है। और जैसे ही माध्यम का घनत्व में परिवर्तन आता है, माध्यम की प्रकृति बदलती है, तो उसी के साथ उस तरंगों के वेग में अचानक परिवर्तन आ जाता है। तो जिस तल पर ये वेग में परिवर्तन होता है, उसी तल को हम जो है डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो अब तक जितनी डिसकंटिन्यूटी पृथ्वी की गहराई में खोजी गई हैं, उनका हम क्रम से यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। तो डिसकंटिन्यूटीज के बारे में देखिए, पृथ्वी की सतह पर हमने 0 डिग्री या 0 किलोमीटर का मार्क लगाया पृथ्वी की सरफेस पर। जैसे ही हम इसके अंदर पृथ्वी की गहराई में आगे को बढ़ते हैं, जैसे ही 11 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, हमको पहली डिसकंटिन्यूटी मिलती है और वो डिसकंटिन्यूटी जो है हमारी कॉनराड डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसके बाद हम और गहराई पर जाते हैं तो 100 किलोमीटर की गहराई पर जो है दूसरी डिसकंटिन्यूटी प्राप्त होती है। इसे मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी आप एक बार यहाँ पे देख लें, मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी है ये। इसे शॉर्ट में मोहो भी कहा जाता है, मोहो डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारी मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी है, जो कि भूखंड जमीन के अंदर 100 किलोमीटर की गहराई पर उपस्थित है। इसके और अधिक गहराई में जाने पर जब हम 1000 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो एक और डिसकंटिन्यूटी प्राप्त होती है। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है रेपेटी डिसकंटिन्यूटी, REPETTI। इसके बाद और नीचे जाने पर 2780 किलोमीटर की गहराई पर एक डिसकंटिन्यूटी मिलती है। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है डाहम डिसकंटिन्यूटी। और इसके नीचे हम 2900 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचते हैं तो एक और डिसकंटिन्यूटी प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, ये हमारी 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। और इसको भी देख लें, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी की लोकेशन क्या है, आउटर कोर के ऊपर है और ये मेंटल के नीचे, यानी मेंटल और आउटर कोर के जंक्शन पर ये होती है। इसी तरह से जैसे हम मोहरोविकिक डिसकंटिन्यूटी के बारे में कहें तो हम ये कहेंगे कि ये क्रस्ट और मेंटल के जंक्शन पर ये डिसकंटिन्यूटी होती है। तो इस तरह से हमारी एक डिसकंटिन्यूटी ये गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गई। इसके और नीचे गहराई पर जाने पर 5150 किलोमीटर की गहराई पर एक डिसकंटिन्यूटी और मिलती है, ये लेहमान डिसकंटिन्यूटी कहलाती है। इसकी जो लोकेशन है इनर कोर और आउटर कोर, इन दोनों के जंक्शन पर है। तो इन दोनों का जहां कहीं भी जंक्शन है इनर कोर और आउटर कोर का, उसी जगह लेहमान डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमारी डिसकंटिन्यूटीज के बारे में जानकारी हो गई। इतनी डिसकंटिन्यूटीज यहाँ पर मिलती हैं। यहाँ पर इस फिगर इसमें देखें, जो समुद्र का भाग होता है, समुद्र के नीचे पाई जाने वाली जो क्रस्ट है ये हमारी ओशिनिक क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। और ये क्रस्ट जहाँ पर जमीन होती है या पहाड़ होते हैं वहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नाम से जानी जाती है। तो ये हमारी ओशिनिक क्रस्ट है और यहाँ पर जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ये स्केल जो है यहाँ पर नॉट टू स्केल है, मतलब स्केल पर नहीं बना हुआ है, क्योंकि स्केल पर बनाने में इसमें कई समस्याएं पैदा होती। जैसे आप एक चीज एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये 0 से 100 किलोमीटर की दूरी को हमने यहाँ से
इतनी दूर इतना दिखा रखा है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये 600 किलोमीटर की गहराई हो गई। तो ये 600 किलोमीटर को हमने कम दिखा रखा है। ये केवल इसलिए करना पड़ा कि हम अगर एक्चुअल फिगर बनाएं तो ये हमारा क्रस्ट जो है ये बहुत पतली हो जाएगी, जिसके अंदर ये डाटा लिख पाना संभव नहीं होता। इसीलिए इसमें इस फिगर को ज़्यादातर नॉट टू स्केल ही बनाया जाता है। तो ये इसके बारे में पर्याप्त जानकारी हो चुकी है। क्रस्ट में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वो मुख्य रूप से कौन कौन सी हैं? बेसाल्ट है, ट्रैप है, ग्रेनाइट है, और यहाँ पर जो प्रेशर है वो हमारा एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर है। बाकी कंप्लीट जानकारी है। इस टॉपिक पर जानकारी पूरी हो रही है।